चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें तो लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, ठीक है? तो चलिए अपना पावर सिस्टम का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी बेसिक चीजें मैं आपको शाम को पढ़ाता चलूंगा, कंटिन्यूअस जो है, ठीक है? जो भी मुझे बेसिक चीजें बतानी है, ठीक है, वो चलती रहेंगी, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब एक पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप ऑफ द कंडक्टर। आप देखेंगे कि आप अपने पावर सिस्टम में जो भी आप ट्रांसमिशन करते हैं, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके लिए जनरली आपको कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो टर्मिनल्स होते हैं, उनको टर्मिनल को भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, कंडक्टर की हेल्प से बनाते हैं। जैसे जनरेटर के टर्मिनल हो गए, आउटपुट टर्मिनल हो गए, इनपुट टर्मिनल हो गए, सीटी हो गई, पीटी हो गई, इनके भी जो टर्मिनल्स होते हैं उनको बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं, कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो जनरली आपको कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, और जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर होता है या फिर आपके जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, नहीं उसके बाद नहीं लिखना, सर्ज इंपीडेंस के बाद नहीं लिखना है। पावर फ्लो जो मैं आपको पढ़ा रहा था, पावर फ्लो के बाद आप पहला टॉपिक डालेंगे टाइप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? चलो, तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा, दैट इज मेन हेडिंग है कंडक्टर्स, पावर कंडक्टर हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है? पावर कंडक्टर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, पीछे से जो भी चीजें हैं वो मैं आपका लेता चलूंगा, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज पावर कंडक्टर। यहां पर आप जो है देखेंगे कि अब हम लोग के धीमे धीमे टॉपिक स्टार्ट होंगे। पहले मैं आपको कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, फिर रेजिस्टेंस निकालना बताऊंगा, फिर इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, किस किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोरोना, दैट इज इंसुलेटर, केबल्स, अंडरग्राउंड केबल, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे और सिंपली आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सारे टॉपिक बहुत सिंपल से टॉपिक है, ठीक है? और जनरली ये जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ द कंडक्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए पावर कंडक्टर, पावर कंडक्टर्स, ठीक है? पावर कंडक्टर्स, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग पहले बात करते हैं टाइप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? कि कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, और टाइप ऑफ द कंडक्टर में कई प्रकार से क्लासिफिकेशन करूंगा। टाइप ऑफ द कंडक्टर, पहला जो है जनरल क्लासिफिकेशन, जनरली जो है कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, फिर मटेरियल के बेस पे कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है? हार्ड रॉन कॉपर, दैट इज, उसके बाद आपका दैट इज फास्फोरस ब्रांच, ACSR, ट्रिपल AC कंडक्टर, ये सारे के सारे कंडक्टर। तो वो मटेरियल के बेस पे क्लासिफिकेशन होगा, और एक जनरल, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है? तो पहले आप हेडिंग डालिए, दैट इज टाइप ऑफ द कंडक्टर, टाइप्स ऑफ पावर कंडक्टर, ठीक है? टाइप्स ऑफ पावर कंडक्टर। अब ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, फिर जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पावर कंडक्टर का, वो दो बेस पे पढ़ेंगे। एक तो जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है? और दूसरा हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे कंडक्टर का, वो मटेरियल के बेस में, कि कौन कौन से मटेरियल आपके कंडक्टर को बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा, कई बार कॉपर के कंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं, ठीक है? तो दैट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल के बेस पे, ठीक है? यहां पर लिखेंगे टाइप ऑफ पावर कंडक्टर, दो तरीके से देखेंगे। एक होगा दैट इज बेस्ड ऑन जनरल क्लासिफिकेशन, या फिर जनरल टाइप ऑफ द कंडक्टर। पहला क्लासिफिकेशन होगा जनरल क्लासिफिकेशन। जनरली हम कंडक्टर को कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं? जनरल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन को टाइप भी बोलते हैं, जनरल टाइप, क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ पावर कंडक्टर। और एक बेटा क्लासिफिकेशन होगा मटेरियल के बेस पे, बेस्ड ऑन द मटेरियल हम लोग अपने कंडक्टर्स को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कंडक्टर based on the material used, based on material, ठीक है, बेस्ड ऑन द मटेरियल, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर्स को जनरली क्लासिफाइड करूं, जनरली अगर मैं अपने कंडक्टर को क्लासिफाइड करूं तो आपके 4 से 5 टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो जनरली आपके पास 4 से 5 टाइप के कंडक्टर होते हैं। पहला अगर मैं जनरल क्लासिफिकेशन में करूंगा तो पहला कंडक्टर जो होगा वो सॉलिड कंडक्टर विल बी देयर। पहला जो कंडक्टर होगा दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो जनरल क्लासिफिकेशन में, जनरल टाइप में, अगर जनरल पावर टाइप के कंडक्टर में बात करें, इस टॉपिक को आपको आगे लिखना है, ठीक है। जो मैं रात में क्लास लेता हूं उस टॉपिक को पीछे लिखना है, जो मॉर्निंग में क्लास लेता हूं उसको आगे लिखते चलना है, ठीक है। कहीं भी लिख लीजिए, सेपरेट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तुम लोग पहले यार अपना ये खोलो यार, जो है कैमरा, कैमरा बंद किए रहते हो तुम लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोग को कैमरा ओपन करने में, ठीक है। चलो, तो पहला बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन की। अगर मैं बात करूं तो जनरली मेरे पास 4 से 5 टाइप के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पहला होता है दैट इज ए सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर को जनरली बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर, सिंगल स्ट्रैंडेड सॉलिड कंडक्टर, या फिर दैट इज आल्सो नोन एज ए सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। स्ट्रैंड मीन्स होता है धागा, स्ट्रैंड मीन्स होता है धागा। आप दिन धागा देखा होगा, धागा जो होता है उसमें एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है। दैट इज, ये जो है इसको आप एक स्ट्रैंड बोल सकते हैं। अगर इस तरह के मैं कई सारे पेन लगा दूंगा तो दैट इज, अगर मान लो 3 पेन लूंगा तो उनको 3 स्ट्रैंड बोलेंगे, दिस इज द वन स्ट्रैंड, ठीक है, एक सॉलिड, ठीक है। तो अगर मैं सॉलिड कंडक्टर को बोलूं कि सॉलिड कंडक्टर क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन होती है, सॉलिड कंडक्टर जो होगा उसमें एक सिंगल पीस ऑफ द कंडक्टर होगा जो कि सेम मटेरियल का बना होगा, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर की डेफिनेशन होती है ए सिंगल पीस ऑफ द कंडक्टर विच इज मेड फ्रॉम ए सेम मटेरियल। जैसे जनरली आपका जो सॉलिड कंडक्टर होता है कॉपर का बना होता है, ठीक है। मैं इसके नीचे इसका फिगर भी बना देता हूँ, बाद में इसको हम लोग देखेंगे कि सॉलिड कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर को मैंने बोला एक सिंगल पीस ऑफ द कंडक्टर होता है, ए सिंगल पीस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, या फिर सॉलिड कंडक्टर में आप बोलेंगे एक सिंगल पीस होगा कंडक्टर का जो कि सॉलिड पीस होगा और वो सेम मटेरियल का बना होगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेम ए सिंगल सॉलिड पीस, बोल रहा हूं, ए सिंगल सॉलिड पीस ऑफ द कंडक्टर मेड बाय ए सेम मटेरियल, ठीक है। नाउ दिस इज द, यहां पर मैंने एक लिख देता हूं, सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, दिस इज ए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जनरली जो कंडक्टर का शेप होता है वो सर्कुलर होता है। अभी डिस्कस करेंगे सर्कुलर शेप ही क्यों यूज करते हैं,
आप स्क्वायर शेप क्यों नहीं यूज करते, ट्रायंगुलर शेप क्यों यूज नहीं करते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जनरली जो पावर कंडक्टर होते हैं वो दो ही टाइप के मटेरियल के बने होते हैं, या तो कॉपर के बने होंगे या तो एल्यूमिनियम के बने होंगे। अगर उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो जनरली हम लोग क्या भी यूज कर लेते हैं, स्टील भी यूज कर लेते हैं बीच में मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जनरली जो कॉपर कंडक्टर होता है किस मटेरियल का बना होता है, जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो जनरली आपका कॉपर मटेरियल का बना होता है। दिस इज कॉपर लिख देते, कॉपर मटेरियल का। सॉलिड कंडक्टर जनरली कॉपर मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन की अगर आप बात करें सॉलिड कंडक्टर की, सॉलिड कंडक्टर क्या होता है बेटा, ए सिंगल सॉलिड पीस of conductor made by same material। पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो सेम मटेरियल का, कॉपर का बना है, बिल्कुल सॉलिड पीस है। आपने देखा हो आपके घरों में जब वायरिंग करते हैं तो आपके पास सॉलिड कंडक्टर यूज करते हैं। सॉलिड कंडक्टर जो वायरिंग करते हैं, आप जब उसके ऊपर का इंसुलेशन हटाएंगे तो बिल्कुल सॉलिड कंडक्टर निकलता है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। ठीक है, वी विल डिस्कस वेरी डिटेल इन द कंडक्टर टॉपिक। हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप तो समझते जाइए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले यू कैन बी अंडरस्टैंड कि हाँ हाँ कौन कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज है जनरल क्लासिफिकेशन में, पहला क्लासिफिकेशन है सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, जनरली जो है इलाहाबाद में ये पढ़ाया जाता है मटेरियल पे बेस पे, ये चीज नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आप लोग स्पेशली पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो कंडक्टर होगा दैट इज कॉल्ड द हालो कंडक्टर। सेकंड आपका जो है जो जनरल क्लासिफिकेशन में होगा, हालो कंडक्टर्स भी आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हालो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, क्यों यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो होगा आपके जनरल टाइप में या फिर जनरल क्लासिफिकेशन में, हालो कंडक्टर, हालो कंडक्टर। अच्छा, इसको मैं सिंगल स्ट्रैंड बोलता हूं, ए सिंगल सॉलिड पीस ऑफ द कंडक्टर मेड बाय ए सेम मटेरियल, इसको हम सॉलिड कंडक्टर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक स्ट्रैंड। धागा भी आप देखेंगे, धागा एक जो धागा आपके पास होता है ना, धागे जो होता है उसको बोलते हैं एक सिंगल स्ट्रैंड। क्यों सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि जो धागा होता है वो आपका क्या होता है, एक सिंगल सॉलिड पीस होता है, और सेम मटेरियल उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द सिंगल स्ट्रैंड। दैट इज यहां पर जो स्ट्रैंड है वो क्या है, एक ही स्ट्रैंड है, एक ही आपके पास सॉलिड पीस है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। स्ट्रैंड मींस होता है धागा, तो आप इसको एक पूरा धागा मान सकते हैं, एक सिंगल धागा है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट कंडक्टर होगा हालो कंडक्टर। नेक्स्ट कंडक्टर होगा हालो। हालो कंडक्टर में क्या होता है, बीच के मटेरियल को हटा के वहां पर एयर फिलअप कर दी जाती है। ठीक है, बीच का मटेरियल हटा देते हैं। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू में देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको हालो कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं दिखाना चाहूं आपका, दैट इज हालो कंडक्टर का जो क्रॉस व्यू होगा, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, टॉप व्यू, दिस इज द ठीक है, चलो ये आपका हालो कंडक्टर। हालो कंडक्टर में बीच में यहां पर एयर होती है, यहां पर एयर होगी, यहां पर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा, यहां पर एयर होगी, और जो कंडक्टर होगा वो केवल इतने एरिया पे होगा, जैसे द कंडक्टर। यहां पर आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल होगा,
ठीक है। ठीक है, ये आपका ये जो मटेरियल है ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल होगा। कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल, यहां पर आपका करंट फ्लो करेगा और बीच में एयर होगी, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता। हॉलो कंडक्टर जनरली क्या होता है कि सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट होता है, उस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हालो कंडक्टर यूज करते हैं। साथ ही साथ सॉलिड कंडक्टर में आपका कोरोना पावर लॉस काफी ज्यादा होता है, तो बेटा उस कोरोना पावर लॉस को अगर कम करना चाहते हैं तो हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बेटा आपकी रेडियस होगी, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसमें उतना ही कम आपका कोरोना पावर लॉस होगा। ठीक है, तो जनरली कोरोना पावर लॉस और स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए जनरली कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है? हालो कंडक्टर यूज किया जाता है। जनरली बस बार जो होती है, जब आप दो डिफरेंट पावर लेवल के सिस्टम को इंटरकनेक्ट करते हैं तो बस बार यूज करते हैं। तो बस बार हो गई बस डक्ट, जो आपके जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल होते हैं, उनके जो टर्मिनल होते हैं वो आपके क्या कहते हैं? बस डक्ट कहलाते हैं, वो भी हालो कंडक्टर के बनते हैं। ठीक है, तो उन सब जगह जनरली हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं आपका हालो कंडक्टर। वी विल डिस्कस। ठीक है, तो आपको अभी मैं सेम बता रहा हूँ कि एक आपके पास सॉलिड कंडक्टर हो गया, फिर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर हो, दूसरा आपके पास हॉलो कंडक्टर होगा, तीसरा जो आपके पास जनरल क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। थर्ड लिखिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, थर्ड इज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। अब स्ट्रैंडेड कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर और कंपोजिट होमोजीनियस कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, जैसे ये सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कर लीजिए। अगर मैं सॉलिड कंडक्टर को जो है 7 छोटे, इस पूरे पूरे सॉलिड कंडक्टर के, इस पूरे पूरे सॉलिड कंडक्टर के A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप जो है 7 छोटे छोटे जो है क्या कर दीजिए? सॉलिड कंडक्टर ब्रेक कर दिए। मतलब मैं इस पूरे के पूरे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को 7 छोटे के छोटे आपके धागे के फॉर्म पे ब्रेक करने वाला हूं। ठीक है, मतलब इस पूरे के पूरे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को 7 जो है पार्ट में, इस एरिया को 7 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो दिस इज नथिंग क्या करते हैं कि जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप क्या करते हैं? कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं आपको 7 स्ट्रैंड का, हेलो कितने स्ट्रैंड का? 7 स्ट्रैंड का, 7 स्ट्रैंड का स्ट्रैंडेड कंडक्टर बना के दिखाता हूं। 7 स्ट्रैंड का
स्ट्रैंडेड कंडक्टर बना कर, ठीक है। चलो मैं क्या करूंगा, इस A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक जो आपके पास कंडक्टर होगा, सॉलिड कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शनल देखिए तो A1/7। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो दैट इज 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द A1/7, A1/7, इसका क्रॉस A1/7, A1/7 लिखना नहीं है, A1/7, A1/7 और दिस इज A1/7, ठीक है। 7 मेरे पास छोटे छोटे स्ट्रैंड आ गए, इनको स्ट्रैंड बोलते हैं। हेलो, ये भी आपका कैसा होगा, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, A1/7, इसका भी A1/7, A1/7। अब मुझे क्या करना है, ये आपका ये जो एक पीस होगा इसको बोलेंगे स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मींस आप मान सकते हैं इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 7 धागे हो गए। स्ट्रैंड मींस धागा होता है, तो ये 7 धागे हो गए। आप देखें कई बार आप अपने घरों में जब वायर को खींचते हैं तो उसमें अंदर से कई छोटे छोटे पतले पतले धागे टाइप के कंडक्टर लगे होते हैं। उस एक कंडक्टर को जो पतला पतला वायर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। तो दिस इज ए 7 स्ट्रैंड, ये आपका स्ट्रैंड है, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 7, मेरे पास कितने स्ट्रैंड है, 7 स्ट्रैंड है, 7 स्ट्रैंड है, और इन 7 स्ट्रैंड को मिला के मुझे स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनाना। तो मैं क्या करूंगा, 7 स्ट्रैंड को मिला के 7 स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनेगा। देखिए कंडक्टर कैसे बनाऊंगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द, पहले मैं क्या करूंगा, एक A1/7 वाले स्ट्रैंड को सेंटर पे रखूंगा, दिस इज A1/7। फिर इसके चारों तरफ में मेरे 6 बचेंगे, 6 को रखूंगा, दिस इज A1/7, this is 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 A1/7, 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 A1। और आप देखेंगे ये आपके पास जो कंडक्टर बनेगा, ये कंडक्टर कहते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडिंग करने से फायदा क्या होता है, स्ट्रैंडिंग करने से आप देखेंगे कि जो A1 था ये सॉलिड था A1, लेकिन आप देखेंगे A1/7, A1/7 को रखे तो बीच में गैप भी आ जाएगा। गैप की वजह से ओवरऑल जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से एक तो इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो है कोरोना लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या करता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में हम क्या करते हैं, जितने भी एरिया का, जितने भी रेडियस का आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसमें कई सारे छोटे छोटे पतले पतले कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उन सारे के सारे पतले पतले कंडक्टर को आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं और इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, स्टैंडर्ड कंडक्टर की डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड कंडक्टर की डेफिनेशन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर की डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। एक मिनट बेटा, देखो स्टैंडर्ड कंडक्टर डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड कंडक्टर इज ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड वायर, दिस इज द स्ट्रैंड वायर। मैंने क्या किया, इस पूरे पूरे A1 एरिया को, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने 7 इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिवाइड किया। 7 इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिवाइड करने का मतलब एक जो आपका ये जो कंडक्टर बनेगा इसको बोलते हैं स्ट्रैंड। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रैंडेड वायर। ये स्ट्रैंडेड वायर है, इनका ग्रुप होता है, इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इनको आप इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं,
पैरेलली, एक ये है, इसके ऊपर ये सारे के सारे पैरेलल में लगे होंगे, ये सारे के सारे पैरेलल में लगे। जब इससे करंट पास करेगा, मान लो आई करंट भेजा, तो आई बाई 7 इसमें जाएगा, आई बाई 7 इसमें जाएगा, आई बाई 7 करंट डिवाइड होगा, हर एक स्ट्रैंड से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये जो आपके स्पायरिंग करते हैं, स्पायरिंग, अच्छा ये एक दूसरे से कनेक्ट है कैसे, इनके बीच में कोटिंग की होती है, इंसुलेशन की कोटिंग लगी होती है, नहीं तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। पैरेलली कनेक्ट होते हैं और ग्रुपिंग होती है कि मान लीजिए ये सेंटर वाला है, इसके ऊपर वाली लेयर में आपके अगर कंडक्टर क्लॉकवाइज है तो इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी, फिर क्लॉकवाइज होगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरह से स्पायरिंग करते हैं जिससे कि जिनकी बंडलिंग जो है अनवाइंडिंग ना हो जाए, यानी आपके खुले नहीं बंडल। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, स्पायरिंग करते हैं। तो जनरली आपका जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड वायर, जिसमें से आपका क्या होता है कि आप जो है जो ग्रुपिंग करते हैं उसमें जो है ये जो आपके स्ट्रैंड वायर होते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली पैरेलली कनेक्ट होते हैं, और जो इनकी वाइंडिंग करते हैं वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन। अगर पहली लेयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेक्स्ट लेयर में आप जो स्ट्रैंड रखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हम लोग इनकी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो स्ट्रैंड कंडक्टर होता है उसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे कंडक्टर सेम मटेरियल के लगे होते हैं। अगर बेटा स्ट्रैंडेड कंडक्टर में सारे के सारे जो स्ट्रैंड होंगे वो सेम मटेरियल के होंगे तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर में सारे के सारे स्ट्रैंड सेम मटेरियल के, अगर ये एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का, सारे के सारे स्ट्रैंड अगर सेम मटेरियल के तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और अगर आपका जो है मान लीजिए कुछ कंडक्टर आपके सेम मटेरियल के हैं और कुछ कंडक्टर आपके दूसरे मटेरियल के, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट में होता है कि अदर टाइप, अलग अलग मटेरियल को मिला के आपका जो है, मान लीजिए बीच वाला टेंसाइल स्ट्रेंथ को, अगर मैं एल्यूमिनियम की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूं तो सेंटर वाले कंडक्टर में स्टील लगा देते हैं, और बाहर जो है स्टील की कंडक्टिविटी कम होती है, तो ये कंडक्टर करंट को कंडक्ट करने के काम नहीं आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और करंट को कैरी करने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम लगा देते हैं। तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं ACSR। ACSR मतलब दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। रेनफोर्स मींस होता है पावर बढ़ाना। तो बीच में जो है जो कंडक्टर लगाया गया है सेंटर पे वो स्टील का है, और कंडक्टर को जो करंट को कैरी करेगा वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा। तो ACSR कंडक्टर आपने नाम सुना होगा, जो कि एक कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक है। तो जनरली हम लोग स्ट्रैंडेड कंडक्टर में दो टाइप के स्ट्रैंडेड कंडक्टर पढ़ेंगे, एक होगा होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर और एक होगा आपके पास कंपोजिट होमोजीनियस कंडक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी दो टाइप के होंगे। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में दो टाइप के कंडक्टर होंगे, एक होगा होमोजीनियस चलिए लिखना स्टार्ट करें। चलिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर में एक होगा बेटा होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर और एक होगा कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठीक है। होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होगा, जितने भी स्ट्रैंड होंगे वो सेम मटेरियल के बने होंगे, ठीक है। जैसे यहां मैं बता रहा हूं, जैसे टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये कौन सा व्यू था बेटा, ये टॉप व्यू था। ऊपर लिख लो बेटा, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। जब आप कंडक्टर को ऊपर से देखेंगे तो उसका टॉप व्यू है। होमोजीनियस कंडक्टर का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, कौन सा व्यू बना रहा हूं,
टॉप व्यू। ध्यान से देखिए, होमोजीनियस कंडक्टर का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, ठीक है। चलो 7 स्ट्रैंड का बना रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, होमोजीनियस या फिर स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है। तो यहां पर कई सारे छोटे छोटे धागे टाइप के पतले पतले वायर्स होंगे जिनको मैं ग्रुपिंग करूंगा, लेकिन जो ग्रुपिंग मैं करूंगा वो पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और जो ग्रुपिंग होगी या फिर स्पाइरलिंग करूंगा अपोजिट डायरेक्शन, पहली लेयर में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंडक्टर होगा तो दूसरी लेयर में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इससे ग्रुपिंग करेंगे। अब जो ग्रुपिंग है उसमें आपके पास सेंटर में होगा, फिर पहली लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी, लेकिन मैं आपको 2 ही लेयर का दिखा रहा हूं, ठीक है, अभी समझाने के लिए। जब आगे देखेंगे तो मैं 5 लेयर तक आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रैंड्स, ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स होगा, ठीक है। तो ये सेंटर वाला कंडक्टर हो गया, सेंटर स्ट्रैंड। दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पर ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम मटेरियल के, जितने भी स्ट्रैंड होंगे सारे के सारे सेम मटेरियल, और जनरली स्ट्रैंड जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। इन होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर all the strands are made of same two, same material। लिखें, in homogeneous stranded conductor, all the strands are made up of same material, सेम मटेरियल, ठीक है। सेम मटेरियल के स्ट्रैंड होंगे, सारे के सारे सेम मटेरियल के, सब एल्यूमिनियम के मैंने बनाए। कंपोजिट में क्या होगा, कंपोजिट में सेंट्रल वाला अलग मटेरियल को, सेंट्रल वाला स्टील का होगा, बाकी एल्यूमिनियम के होंगे, ठीक है। तो जनरली जो है स्टील, एल्यूमिनियम जो सेंटर वाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इस कंपोजिट कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए होती है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो अभी देखेंगे, ठीक है। बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मटेरियल सेंटर पे लगा देते हैं, ठीक है। जनरली स्टील का लगाते हैं, स्टील का, और कंडक्टिविटी को, करंट को फ्लो कराने, स्टील आपका जो है कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी कंडक्टिविटी काफी पूरी है, तो कंडक्ट भी कराना है कंडक्टर से, तो आपको एल्यूमिनियम या फिर कंडक्टर लगाना पड़ेगा। तो कंपोजिट कंडक्टर में क्या होता है कि सेंट्रल स्ट्रैंड अलग मटेरियल का होता है, और बेटा आउटर जो आपके लेयर के कंडक्टर होते हैं वो आपके अलग मटेरियल के होते हैं, ठीक है। कंपोजिट मींस होता है अलग अलग वाले, ठीक है, अलग डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका भी मैं फिगर बना देता हूं, इसी फिगर को कट कर लेते हैं।
अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो इसमें कितने स्ट्रैंड है बेटा? 7 स्ट्रैंड है। ये जो सिंगल एक बेटा, ये तो मैंने सिंगल एक ही लिखा है, ये स्ट्रैंड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंड, दिस इज स्ट्रैंड। और ये जो आपका पूरा पूरा कंडक्टर है 7 स्ट्रैंड, 7 स्ट्रैंड का है, 7 स्ट्रैंड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रैंड होमोजीनियस, या फिर आप जो है सारे के सारे एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं तो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसका नाम है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। डबल एसी नाम का कंडक्टर आता है, दैट इज ए आपका कैसा होता है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। दिस इज ए होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, दिस इज ए 7 स्ट्रैंड होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग कि नहीं समझे? ग्रुप ऑफ द कंडक्टर है ये। आप देखेंगे जैसे आपके पास जो होता है ना, पुराने जमाने में जो एक वायर आता था जिसमें आप छीलते तो कई सारे रेशे रेशे टाइप के कंडक्टर निकलते, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये मेरा कंपोजिट कंडक्टर, कंपोजिट कंडक्टर में बीच वाला जो होगा ये अलग मटेरियल का बना होगा। इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरा स्टील का है, लिख दिया। दिस इज अलग मटेरियल जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और बाकी के बाकी जो एल्यूमिनियम के हैं वो आपका क्या करेगा बेटा? आपका कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज, इसमें कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये भी 7 स्टैंड का है, लेकिन कंपोजिट है, डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं। कुछ आपके जो स्टैंड है वो आपके किसके हैं? एल्यूमिनियम के, कुछ स्टैंड आपके क्या है बेटा? स्टील के हैं। स्टील की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो लिख रहा हूं बेटा, इन जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं, इन द कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, some strand are made of different material and some strand are made of different material. In composite stranded conductor, some layer, some, ये सेंट्रल लेयर है, ये वाली लेयर सेंट्रल लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर सेकंड लेयर। some layer of conductor is made of different material and some layers of conductor are made of डिफरेंट, या फिर इनर लेयर भी बोल सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल। अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में मैं आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूंगा। ये आपका 7 स्ट्रैंड का कंपोजिट कंडक्टर, दिस इज ए 7 स्ट्रैंड कंपोजिट कंडक्टर, दिस इज ए 7 स्ट्रैंड कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सेंट्रल लेयर स्टील की है और आउटर लेयर आपकी एल्यूमिनियम की है, बना लीजिए इसको। केवल मैं आपको अभी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टील लेते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फास्फोरस ब्रांच भी लेते हैं, इसलिए मैंने बोला यहां पर मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया, मैंने बोला है कि कुछ लेयर आपकी डिफरेंट मटेरियल की होती है और कुछ लेयर आपकी डिफरेंट मटेरियल की होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टील यूज किया जाता है क्योंकि स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है।
और बेटा यहाँ पर आपके पास चौथा जो है जनरल क्लासिफिकेशन में बंडल्ड कंडक्टर। बंडल कंडक्टर में आप ग्रुपिंग करते हैं किसकी? स्ट्रैंडेड कंडक्टर की। दो स्ट्रैंडेड कंडक्टर की ग्रुपिंग कर दीजिए। 3 स्ट्रैंडेड, हेलो, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ये एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, इनकी आपस में ग्रुपिंग कर दीजिए। एक ये ले लिया, इसी तरह के एक और ले लिया, उनको आपस में इलेक्ट्रिकली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, वो बंडल्ड आ जाएगा। बंडल्ड ऑफ 2, बंडल्ड ऑफ 3, बंडल्ड ऑफ 4। आप देखेंगे ट्रांसमिशन में, आप देखेंगे कि 4 वायर होते हैं, 1 2 3 4, और चारों से आपका सेम फेज का पावर जो है क्या करता है, पावर ट्रांसमिट होता है। फेज ए के लिए 4 की ग्रुपिंग की, फेज बी के लिए 4 की ग्रुपिंग की, और फेज सी के लिए 4 की ग्रुपिंग। दैट इज फेज ए में जो 4 आपके कंडक्टर होंगे, हर एक कंडक्टर स्टैंडर्ड होगा, और 4 की ग्रुपिंग है तो दैट इज बंडल्ड ऑफ 4। बंडलिंग करना, बंडलिंग करने से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है, और आपका इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि कोरोना और कम हो जाता है। लिख लिया तो आगे चले, लिख लिया तो आगे चले। चलो चलो नेक्स्ट लिखेंगे, कौन से नंबर पे था? हालो के बाद था ये स्टैंडर्ड, हालो के बाद था स्टैंडर्ड। जनरल क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं, इसी में आएंगे चौथा क्लासिफिकेशन, दैट इज ए बंडल्ड कंडक्टर। दैट इज ए बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर में जितने भी कंडक्टर होंगे वो सारे सेम फेज के करंट रखेंगे, कैरी करेंगे। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो बंडल्ड कंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फेज ए के लिए ध्यान में, फेज ए में मान लो या फिर आर फेज है, आर फेज में कितना करंट फ्लो करेगा, आई आर। और अगर मैं फेज आर पे, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, 3 फेज है, तीनों फेज में मैं 2-2 का बंडल यूज कर रहा हूं, तो आर फेज में अगर 2 का बंडल यूज करेंगे तो आर फेज का जो करंट होगा, आधा एक कंडक्टर से पास करेगा और आधा दूसरे कंडक्टर। तो जो बंडल्ड कंडक्टर होते हैं वो सेम फेज के करंट को कैरी करते हैं। आर फेज में जो बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे वो आर फेज का आधा आधा करंट कैरी करेंगे। वाई फेज के जो बंडल्ड कंडक्टर होंगे वो वाई फेज के आधा आधा करंट को कैरी करेंगे। ठीक है, मैं 2 की बंडलिंग दिखा रहा हूं, 2 का। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं 2 की बंडलिंग दिखा रहा हूं तो 2 स्ट्रैंडेड कंडक्टर लेंगे। स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड में होमोजीनियस भी ले सकते हैं और कंपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन में काफी लंबे लंबे डिस्टेंस में आपके टावर होते हैं, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो जनरली आपका ट्रांसमिशन के लिए कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं। तो मैं यहां दिखा रहा हूं बंडलिंग ऑफ 2, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने इसी को उठाया, ये एक कंपोजिट कंडक्टर है, एक स्टैंडर्ड लिया, 2 की बंडलिंग दिखा रहा हूं बेटा मैं, 2 स्टैंडर्ड लिया, और इनके बीच में हमने इन दोनों को, ये आपस में जब हवा चलती है तो ज्वाइन ना हो, तो बीच में हम सेपरेटर लगा देते हैं, सेपरेटर में एक लिंक लगा देते हैं। ठीक है, लिंक जो इन दोनों को सेपरेट रखता है। ठीक है, लिंक लगा दिया। दिस इज ए बंडल्ड ऑफ 2। आर फेज में ये अलग मेरे पास है, ये अलग है। अब जब आर फेज का करंट पास करेगा तो आधा करंट इससे पास करेगा, आधा करंट इससे पास करेगा। दिस इज द बंडल्ड ऑफ 2। और आप देखेंगे जब बंडलिंग करेंगे तो ओवरऑल मेरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर रेडियस बढ़ने से इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा तो इसकी पावर, दैट इज, अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी इंडक्टेंस, बंडल कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से आपका इंडक्टेंस कम हो जाता है, और इंडक्टेंस कम होने से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, मैंने लिखा था पी एक्टिव पावर वीएस वीआर डिवाइडेड बाय एक्स साइन डेल्टा। तो बंडल कंडक्टर की रेडियस बढ़ने से आपका इंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंडक्टेंस कम होने से आपका रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो पावर ट्रांसफर, अच्छा एक की जगह 2 कंडक्टर लगा दिए तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, और ओवरऑल रेडियस बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो दिस इज द रेडियस,
ओवरऑल बंडल कंडक्टर में दो है, दो की बंडलिंग की है, तो ओवरऑल कंडक्टर ये है, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगी तो आपका कोरोना लॉस कम हो जाएगा। तो दिस इज ना, दिस इज कॉल्ड बंडल्ड कंडक्टर, दिस इज अ बंडल्ड ऑफ टू, दिस इज ए बंडल्ड ऑफ टू। इसी तरह तीन को आप बना सकते हैं ट्रायंगुलर मैनर में, तीन की बंडलिंग कर सकते हैं। जनरली जो है, अगर आप जनरली जो है जब बंडल कंडक्टर बनाते हैं उसमें से कंपोजिट कंडक्टर लेते हैं, ना कि आप जो है होमोजीनियस कंपोजिट कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड होमोजीनियस की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, और आप देखेंगे घर से बाहर आप देखेंगे ट्रांसमिशन टावर में आप चार चार की बंडलिंग करते हैं ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज बंडल्ड कंडक्टर। ये सेपरेटर है जो कि इन दोनों कंडक्टर को आपस में टच करने से बचाएगा, जब हवा चलेगी तो ये दोनों आपस में टच ना करें जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ठीक है। तो ये सेपरेटर लगा हुआ है, या फिर ये मेटेलिक लिंक है, दिस इज ए लिंक विच कैन सेपरेट दीज टू कंडक्टर। तीन की भी बंडलिंग कर सकते हैं, मैं बंडल कंडक्टर दिखा देता हूं, तीन की भी बंडलिंग करके। ये मैंने तीन की बंडलिंग की है, देखिए ध्यान से देखिए इसको, और इनके बीच में ये मैकेनिकल लिंक है, फिर सेपरेटर है, ठीक है। दिस इज द बंडल्ड कंडक्टर, ट्रायंगुलर शेप में होता है ये जो बंडलिंग हम करते हैं, ये ओवरऑल बंडल्ड कंडक्टर, दिस इज द ओवर। इसमें जो है अगर मैं आर फेज में लगाऊंगा तो R/3 इसमें जाएगा, R/3 इसमें जाएगा, R/3 इसमें जाएगा, सेम फेज के करंट कैरी करते हैं, ये याद रखिएगा, बंडल कंडक्टर ऑलवेज कैरी द सेम फेज करंट, ठीक है। दिस इज द बंडल्ड ऑफ 3, इसको जब लिखेंगे ये बंडल्ड ऑफ 2 होगा। ये ओवरऑल कंडक्टर है, दिस इज बंडल्ड ऑफ 2, दिस इज बंडल्ड ऑफ 3, बना लीजिए। तो टोटल जनरल क्लासिफिकेशन में चार टाइप के कंडक्टर आपको पढ़ने हैं, एक तो सॉलिड, हॉलो, उसके बाद कंपोजिट में भी दो हो जाएंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कंडक्टर में दो हो जाएंगे, एक होमोजीनियस स्टैंडर्ड और आपका कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, और आपके पास लास्ट होगा बंडल कंडक्टर। इन कंडक्टर की क्या यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, वी विल डिस्कस लेटर। पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ही समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल के बेस पे कितने टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, बेस्ड ऑन द मटेरियल। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, परेशान ना हो ये वाले, ठीक है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ के अच्छा लगा, जो मैंने सबसे अच्छा पढ़ाया हो अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं? अगले साल स्टील, स्टील अच्छा लगा तुम लोग को, वेरी गुड। मशीन अच्छा लगा, जनरेशन अच्छा लगा, ट्रांसफार्मर अच्छा लगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगा, कंट्रोल भी अच्छा लगा है किसी को, तो इतने ही सब्जेक्ट तो पढ़ाए हैं। चलो कोई बात नहीं, SCR अच्छा लगा, वेरी वेरी कोई बात नहीं, सारे सब्जेक्ट ही अच्छे पढ़ाता हूं तुम लोग के लेवल पे, ठीक है, परेशान नहीं हो। इधर आओ, चलो चलिए नेक्स्ट। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा यू कैन बी सेइंग कि आपसे कोई टॉपिक बचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यूअस क्लास करनी पड़ेगी, कई बार क्लासेस बोरिंग हो जाती हैं क्योंकि टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ती है। क्लियर है ना ये जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं मटेरियल के बेस पे, जो मैं नोट्स बनवाता हूँ बहुत प्रॉपर नोट्स बनाया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल। अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं
टाइप ऑफ द पावर कंडक्टर मटेरियल के बेस पे। तो मटेरियल के बेस में दो ही टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, या तो कॉपर यूज करेंगे या तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख रहे हैं कॉपर के कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम के कौन कौन से कंडक्टर होते हैं। तो जनरली जो है मटेरियल जो यूज करते हैं पावर कंडक्टर के लिए, मटेरियल जो यूज करते हैं, दो ही मटेरियल जनरली यूज करते हैं, या तो आपका जो है एल्यूमिनियम का जो है कंडक्टर बनेगा, या फिर आपका कॉपर का कंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉपर बेस्ड कंडक्टर या फिर एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर होगा। कॉपर मटेरियल के हिसाब से दो ही टाइप का कंडक्टर, कॉपर बेस्ड कंडक्टर दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर, एल्यूमिनियम बेस्ड कंडक्टर। ठीक है, अब कॉपर में बेस्ड कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, बेस्ड ऑन द कॉपर, बेस्ड ऑन द कॉपर तीन टाइप के कंडक्टर होते हैं। एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। ठीक है, जनरली कॉपर की टेंसाइल मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पतला करते जाते हैं। ये बताओ, जैसे मान लो मुझको पतला किया जाएगा, जैसे मुझे पतला किया जाएगा, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं पतला होने के लिए, तो ये मेरी मसल्स गल के निकल जाएंगी क्या, ऐसा नहीं है। मेरी जो मसल्स है वो पास पास आ जाएंगी, और मसल्स जितनी पास पास आएंगी उतनी आपकी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप देखेंगे, जैसे कई बार आप देखेंगे, अगर आपने ओलंपिक देखा होगा, तो जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर अपने पेट में जो है बेल्ट पहने रहते हैं, बेल्ट पहने रहते हैं, अगर आपने देखा हो। क्यों पहने रहते हैं, अगर आप बिना बेल्ट के आप जो है वजन को उठाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है, कुछ एनर्जी आपकी पेट की मसल्स को फुलाने में लग जाएगी। ठीक है, या फिर कई सारी अन्य चीजों में लग जाएगी। जब आप बेल्ट पहनते हैं तो सारी की सारी जो मसल्स होती है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, तो पावर ज्यादा जनरेट होती है, जिससे कि वेट को उठाना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे कि जब आपकी मसल्स पास पास आ जाएंगी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो सेम चीज है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं जितना पतला करता चला जाऊंगा, उतनी अच्छी उसकी मैकेनिकल, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो उतना पास पास आता जाएगा, और पास पास आने से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड किया जाता है उसी। तो कॉपर कंडक्टर को जब हम डाई के थ्रू पतला करते चले जाते हैं, पतला करते, डाई क्या होती है, पहले डाई का आगे का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है और पीछे का क्रॉस सेक्शन, यहां से हम बड़ा क्रॉस सेक्शन भेजते हैं, वहां से दबता हुआ निकलता जाता है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। ये एक प्रोसेस होता है, वी विल डिस्कस दैट प्रोसेस। ठीक है, कि हार्ड ड्रॉन का मतलब क्या है। तो कॉपर का जो कंडक्टर होता है दैट इज हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। दूसरा लिखे दैट इज सेकेंड, सेकेंड लिखिए स्टील्ड कोर। और ज्यादा मैकेनिकली स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने कॉपर के कंडक्टर, तो बीच में स्टील की हम क्या कर देते हैं, कोर लगा देते हैं। उस कोर, स्टील की कोर, उसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, कॉपर के मटेरियल को क्या कर देंगे, जमा देंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टील कोर कॉपर कंडक्टर। स्टील कोर, स्टील कोर कॉपर कंडक्टर। और तीसरा आपके पास होगा दैट इज कैडमियम कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम बढ़ाने से और ज्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कैडमियम को ऐड करने से और ज्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो तीसरा जो कंडक्टर होगा दैट इज ए कैडमियम कॉपर कंडक्टर, सीडी। सीडी मतलब कैडमियम कॉपर कंडक्टर। सबके अपने अलग अलग एडवांटेज है, वी विल डिस्कस कितना परसेंट कैडमियम मिलाते हैं।
चलिए, एल्यूमिनियम के कई सारे कंडक्टर यूज करते हैं। जनरली ट्रांसमिशन में आप देखेंगे कि कॉपर कंडक्टर कम यूज किए जाते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो बात करें एल्यूमिनियम के कौन कौन से कंडक्टर यूज करेंगे। बेस्ड ऑन द एल्यूमिनियम हमिंग साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि बगल में ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, हाँ परेशान ना हो। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम का जो पहला कंडक्टर होता है AAC, डबल AC, दिस इज कॉल्ड ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम के बेस पे पहला कंडक्टर जो हम पढ़ेंगे AAC, डबल AC, डबल AC का फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो कि किस कैटेगरी का है, दैट इज होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर की कैटेगरी का है। ये जो कंडक्टर है वो किस कैटेगरी का है, अगर कोई पूछे जाए AAC, डबल AC को बोलते हैं ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, या फिर इसी का नाम होता है हार्ड रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए हार्ड रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। और ये जो कंडक्टर होता है ये किस कैटेगरी का होता है, इट इज द कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस। it is lie in the category of homogeneous standard conductor। एल्यूमिनियम के बेस में जो पहला कंडक्टर पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के बेस पे पहला जो कंडक्टर होगा डबल AC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। दूसरा हम पढ़ेंगे ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर। ठीक है, दूसरा जो हम एल्यूमिनियम पे बेस पढ़ेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, लिख लीजिए पहले इसको। एल्यूमिनियम के बेस पे पहला जो कंडक्टर होगा दैट इज डबल AC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। सेकंड जो पढ़ेंगे हम लोग एल्यूमिनियम पे बेस पे सेकंड, वो पढ़ेंगे ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर बहुत फेमस नेम है ACSR कंडक्टर। जनरली ट्रांसमिशन में ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ACSR? ACSR का फुल फॉर्म है दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बीच में स्टील का स्ट्रैंड लगाया है और बेटा उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ACSR। ACSR का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। रेन मीन्स होता है, रेनफोर्स मीन्स होता है रेनफोर्स, मतलब
दैट इज फोर्स मीन्स होता है मैकेनिकल रेन फोर्स, स्टील की रेन फोर्स, स्टील को भरा गया है बीच में कंडक्टर के, जिससे कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है और बाकी चारों तरफ के एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड लगे जो कि कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। स्टील रेन फोर्स, रेन फोर्स्ड, स्टील को हमने फोर्सफुली अंदर डाल दिया है जिससे कि आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और बेटा बीच में बेटा आपका जो स्ट्रैंड होगा वो एल्यूमिनियम का, दैट इज स्टील का होगा, बाकी जब आपके जो है चारों तरफ जो स्ट्रैंड होंगे वो आपके किसके होंगे, एल्यूमिनियम के। तो यहाँ पर जो लेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। तो ये किस कैटेगरी का कंडक्टर होता है, ये किस कैटेगरी, इट इज ए कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, इट इज ए, कोई पूछे कि कौन सी कैटेगरी है तो कंपोजिट है, अलग अलग मटेरियल यूज करें, कंपोजिट। उस कैटेगरी का है। तीसरा जो कंडक्टर हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रिपल एसी, ट्रिपल एसी या फिर ए क्यूब सी कंडक्टर। ट्रिपल एसी इसका नाम होता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। इसमें हम जो है क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में कुछ एलॉय, कुछ मटेरियल को मिक्स कर देते हैं जिससे कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो मिक्सिंग विद द एल्यूमिनियम विद द एलॉय, एल्यूमिनियम के एलॉय यूज करते हैं। फुल फॉर्म है इसका ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। हर एक कंडक्टर को बनाया गया है किसके, एल्यूमिनियम के एलॉय से। हेलो, जितने भी कंडक्टर हैं सबको एक ही टाइप के मटेरियल से बनाया है और वो मटेरियल का एल्यूमिनियम का एलॉय, मतलब एल्यूमिनियम में कुछ परसेंटेज ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे बीच वाला कंडक्टर भी किसका होगा, एल्यूमिनियम के एलॉय का होगा, तो चारों तरफ वाले कंडक्टर भी क्या होंगे, एल्यूमिनियम के एलॉय। मतलब बीच वाला, हेलो ध्यान से देखिए, होमोजीनियस में क्या था, हर एक स्ट्रैंड आपका सेम टाइप के मटेरियल, एल्यूमिनियम का एलॉय, एल्यूमिनियम का एलॉय, एल्यूमिनियम का एलॉय, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर की कैटेगरी में जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि ट्रिपल एसी किस कैटेगरी में जाता है तो होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि आपका सेंटर वाला भी एल्यूमिनियम का एलॉय होगा और आउटर वाले भी एल्यूमिनियम के एलॉय से बने होंगे। ठीक है, चलो चौथा बात करेंगे, चौथा कंडक्टर, चौथे की बात करेंगे, चौथा होगा एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। एक्सपेंडेड, चौथा जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। दैट इज चौथा जो कंडक्टर होगा एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर में बीच में क्या कर दीजिए आप, जो है इंसुलेटिंग मटेरियल भर दीजिए तो उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी, तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोरोना कम हो जाएगा। तो एसीएसआर कंडक्टर में हम क्या करेंगे, पहले मैंने स्टील का रेनफोर्स लगाया, फिर बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया, फिर उसके बाद लेयर को लगाया, तो ओवरऑल आपकी इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से इंडक्टेंस कम हो जाएगा, दैट इज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और कोरोना कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। मैं डिस्कस फिगर के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पांचवा जो कंडक्टर डिस्कस करेंगे, पांचवा, ये आपका किस कंडक्टर की कैटेगरी में जाएगा, एसीएसआर है, स्टील का जो है कोर लगा होगा और बाकी चारों तरफ एल्यूमिनियम लगा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर है, तो ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा, कंपोजिट वाले में जाएगा। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन आपको क्लियर होना कि ये कंपोजिट है और ये होमोजीनियस होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर है। पांचवा लिखे ACAR, ACAR दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स।
ठीक है। यहां पर जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम के हैं, लेकिन जो बीच में हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए जो कोर लगाया है, सेंट्रल कंडक्टर लगाया है, वो आपका एल्यूमिनियम का एलॉय लगाया है, दैट इज एलॉय रेनफोर्स, एलॉय यूज किया गया है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एलॉय। तो दैट इज कॉल्ड ACAR कंडक्टर। ACAR conductor. What is the full form of the ACAR conductor? That is nothing but the aluminium conductor एलॉय रेनफोर्स, एलॉय को यूज किया गया है, एलॉय रेनफोर्स्ड, ठीक है। छठवां होगा, कोरोना को कम करने के लिए जो कंडक्टर की बॉडी होती है वो इनरेगुलर बॉडी होती है, जिससे कोरोना जल्दी हैपन हो जाता है कम वोल्टेज पे। जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना कोरोना होने का चांस कम होगा, उसके लिए दैट इज कॉल्ड स्मूथ बॉडी। स्मूथ बॉडी मतलब सरफेस आपका रेगुलर रहे, स्मूथ, स्मूथ बॉडी ACSR कंडक्टर। छठवां जो कंडक्टर हम डिस्कस करेंगे, स्मूथ बॉडी ACSR कंडक्टर। सातवां कंडक्टर जो एल्यूमिनियम का हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। जनरली आप देखेंगे गे वायर जो होता है, जैसे आप देखेंगे कि आपके गांव में क्या होता था, गांव में आप देखेंगे जो खंबा होता था, खंबे को कई बार हम लोग वायर से बांध देते थे, तो इस वायर को बोलते थे, जो गे वायर होता था इस वायर को बोलते थे गे वायर, जो कि जनरली गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता था। ये कंडक्टर के काम नहीं आता था, जनरली क्या होता था कि आपका सपोर्ट देता था, खंबे को सपोर्ट देता था, और स्टील का बनाते हैं जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो आपका और बीच में आप एक इंसुलेटर भी लगाते हैं, तो ऊपर तक तो बेटा जो है लिंक होता है वो कंडक्टर से, तो करंट थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन नीचे हम इंसुलेटर के थ्रू लगाते हैं तो आपका जो है जनरली क्या होता है कि करंट नहीं आता है, स्ट्रे वायर या फिर गे वायर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज सातवां कंडक्टर जो हम यूज करेंगे, दैट इज गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। नेक्स्ट लिखेंगे आठवां, फास्फोरस ब्रांच कंडक्टर। लास्ट जो कंडक्टर हम पढ़ेंगे, फास्फोरस फॉस्फर ब्रॉन्च फॉस्फर ब्रॉन्च कंडक्टर। और ये जो कंडक्टर होता है, जितने भी कंडक्टर बताओ उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसी की होती है, इसमें लिख लीजिए, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ।
चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जो कंडक्टर हम यूज करेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो कंडक्टर हम यूज करेंगे, पावर कंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और कंडक्टिविटी क्या होती है? करंट को कैरी करने की जो एबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी थी उतना ज्यादा उससे करंट क्या करेगा? पास करेगा। तो सबसे पहले जो भी आप कंडक्टर यूज करते हैं उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पावर लॉस होगा। आप पावर को लॉस नहीं करना चाहते, जो भी आप पावर भेजेंगे कंडक्टर के थ्रू, जो है पावर भेजेंगे, लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहला, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जो भी कंडक्टर मैं यूज करूंगा उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आप बोल सकते हैं रजिस्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी आप कंडक्टर यूज करेंगे, जो भी कंडक्टर यूज करेंगे वो हाई कंडक्टिविटी होनी, उसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आप देखेंगे कंडक्टर को हम क्या करते हैं, दो, जब भी मैं ट्रांसमिशन में बात करूंगा तो दो टावर के बीच में कंडक्टर को आप क्या करते हैं? बांधते हैं। तो दो टावर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्पैन लेंथ। और आप देखेंगे जो कंडक्टर को बांधेंगे तो उसका वेट होता है, ग्रेविटी की वजह से जो मास होगा वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट की वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा जो है कंडक्टर में सैग बन जाता है। और जितना वो नीचे ग्रेविटी जो है कंडक्टर को जब खींचेगी तो उसके वेट की वजह से जब आप उसको टावर में बांधेंगे तो टावर के एज पे आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जितना ज्यादा उसका मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेट ज्यादा है तो आपका जो है जब एज पे फोर्स लगेगा, फिर टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो ब्रेक नहीं करना चाहिए कंडक्टर। ठीक है, तो ब्रेक नहीं करे, आपका आसानी से लटक जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अब देखेंगे जनरली वेट के अलावा भी कुछ फोर्स लगते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूं, जम्मू कश्मीर में क्या होगा, ठंडी के मौसम में आपके कंडक्टर में आइस जमा हो जाएगी, तो आपके कंडक्टर का सेल्फ वेट होगा, साथ ही साथ आपका आइस का वेट भी होगा। और आप देखेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में हवा भी चलती है, हवा की वजह से भी फोर्स लगता है। आपका हवा की वजह से फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से भी आपका जो है क्या आएगा, सम इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो जनरली आपका जो है तीन चीजें होती है, सेल्फ वेट, आइस लोडिंग और विंड लोडिंग। विंड की वजह से लोडिंग, जो लोड लगता है, जो फोर्स आता है, फोर्स एडजस्ट होता है, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है। जब विंड चलेगी तो आपका जो कंडक्टर है वो क्या होगा, झूलेगा। झूलेगा तो आपका जो है एज पे एक टेंशन क्रिएट होगा। वो टेंशन जो होना चाहिए, उस टेंशन को आपका कंडक्टर आसानी से सह लेना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी, उसका कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तो इकोनॉमिकल पड़ेगा, तभी तो हम उसको यूज करेंगे। दूसरा, वेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, आसानी से। अब ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड हो, सख्त हो कि हम उसको मोड़ नहीं पाए। अगर हम कंडक्टर को आसानी से मोड़ लेंगे तो छोटा सा बन जाएगा, उसको हम कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो जो भी कंडक्टर होगा, एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। दूसरा, वेट भी कम होना चाहिए, क्योंकि वेट कम होगा तो उठाना और रखना आसान होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। दूसरा, कोरोना लॉस कंडक्टर में कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप देखेंगे कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या करते हैं, जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो कंडक्टर के चारों तरफ एयर होती है। जब आप कंडक्टर से पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो किसी ना किसी वोल्टेज लेवल पे करेंगे, वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी कंडक्टर में। और जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो उसके सराउंडिंग में जो एयर होती है, अगर बेटा कंडक्टर में के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी। और अगर एयर आयनाइज होगी तो आपके जो है कंडक्टर से पावर एयर में फ्लो करेगी, जिसको स्पार्किंग बोलते हैं। आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं और बीच में पानी की वजह से एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि आपका जो है, जो रात के समय में आप देखेंगे कि आपकी जो
एक होती है स्पार्किंग, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में स्पार्किंग आती है। स्पार्किंग आने का मतलब कि आपकी एयर आयनाइज हो जाएगी तो कंडक्टिंग मीडियम हो जाएगा, वहां से अब आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो सकती है। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगी स्पार्किंग के फॉर्म में तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका कुछ पोर्शन आपका लॉस में चला जाएगा। लॉस में चला जाएगा तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो जनरली आपके कंडक्टर में जो डाइलेक्ट्रिक, जो कंडक्टर में जो कोरोना पावर लॉस होता है, कोरोना पावर लॉस क्या होगा, जैसे जैसे मैं कंडक्टर में वोल्टेज लेवल बढ़ाता जाऊंगा तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जिस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी। एयर आयनाइज होने का मतलब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस आ जाएंगे। आयंस आने का मतलब जो भी आपके एयर के मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, आपका जो है आपके आपके जो सराउंडिंग है उसके चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, आयन होंगे। और आयन आने, इलेक्ट्रॉन आते ही आपका जो है वहां पर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो जो पावर है वो आपकी जो है एयर में क्या हो पाएगी, आपके डिस्चार्ज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द कोरोना पावर लॉस। तो कोरोना पावर लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप कंडक्टर यूज करेंगे, गर्मी के समय में जो कंडक्टर है, आप देखेंगे जब आप जो है कंडक्टर को बांधते हैं तो ग्राउंड से क्लियरेंस देते हैं। जब भी आप कंडक्टर को बांधते हैं तो दो खंभों के बीच में फिर दो टावर के बीच जब बांधते हैं तो सैग बनता है, तो कुछ ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि सेफ्टी पर्पज से, कि कोई भी जो है आपका हजार्ड वजार्ड ना हो पाए। जब आप कंडक्टर के नीचे से ट्रेवल करते हैं तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस होता है जिसकी वजह से आपको करंट वरेंट नहीं लगता। लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में, मान लीजिए जो है गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा हो तो कंडक्टर में एक्सपेंशन होता है। अगर एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो क्लियरेंस कम हो जाएगा, तो आपके जो है क्या हो, आपके हजार्ड होने के, फिर दुर्घटना होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पहला चीज है कि जो इसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होना चाहिए। गर्मियों के समय पे कंडक्टर ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेंड कर जाएगा तो क्लियरेंस कम हो जाएगा, दुर्घटना के चांस होने के ज्यादा होंगे। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि ठंडियों के समय में कंडक्टर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा। जब कंडक्टर सिकुड़ जाएगा तो एज पे टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ने से कंडक्टर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ठंडी के समय में इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपका कंप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा उतना ज्यादा। ये चीज है, मान लो आपके पास जो है कोई चीज की बंधी हुई है, अगर वो कंप्रेस हो जाएगी तो आपका जो है टेंशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके कंडक्टर के ब्रेक होने का चांस ज्यादा है। तो जनरली कोई भी अच्छा कंडक्टर है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। टेम्परेचर के अनुसार, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर घटेगा तो आपका जो है कंप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दो टावर के बीच में कंडक्टर लगाते हैं। अगर कंडक्टर कम हो जाएगा तो बेटा टावरों के बीच में जो है ये जो अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो रिएक्शन फोर्स, जो टेंशन फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो पहली हेडिंग डालिए बेटा कि एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टी, एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो है जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। आपका सेल्फ वेट या फिर विंड लोडिंग और आपकी आइस लोडिंग के वेट को वो सहन कर सके। तीसरा मैंने बताया उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपका इजी टू ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है दैट इज नथिंग बट द उसका वेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। चौथा मैंने आपको बताया कि कोरोना पावर लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और पांचवा मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हेडिंग डालें आप, लिखें प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। एक अच्छे कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। एक अच्छे कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला लिखेंगे दैट एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टिविटी को सिग्मा से, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम। बिकॉज क्योंकि आपको मालूम है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता रो एल बाई ए। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है। क्या लिख सकते हैं,
R इज प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, ठीक है, मेनली रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, और दैट इज नथिंग बट द, अगर आप इसको ये भी लिखना चाहें ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो फार्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाई सिग्मा ए, ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, मेनली रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, या तो कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहां से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो एक अच्छे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम, तो कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम पावर लॉस होगा, पावर लॉस आप जो भी पावर भेज रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर आपकी ट्रांसमिट होनी चाहिए, लॉस में नहीं जानी चाहिए। लॉस कैसे कम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करके, रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं, एक तो कंडक्टिविटी को बढ़ा के या फिर रेजिस्टिविटी को कम करके, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी, एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और दैट इज रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो लिख रहा हूं दैट इज फॉर ए गुड कंडक्टर, फॉर ए गुड कंडक्टर for a good conductor, for good conductor कंडक्टिविटी कैसी होनी है, हाई कंडक्टिविटी, फॉर ए गुड कंडक्टर, फॉर ए गुड कंडक्टर हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी कॉमा लो रेजिस्टेंस एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हेलो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, दैट इज resistivity is required, हाई, एक गुड कंडक्टर के लिए हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टिविटी रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई पूछे कि कंडक्टिविटी की मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टिविटी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंडक्टिविटी क्या होती है, करंट को कैरी करने की जो क्षमता होती है किसी भी कंडक्टर के, करंट को कैरी, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा करंट को कैरी कर पाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए कंडक्टिविटी सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टिविटी, द करंट कैरिंग कैपेसिटी of the conductor, the current carrying capacity of the conductor is known as कंडक्टिविटी। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा करंट कैरी करेगा, मोर कंडक्टिव मोर करंट। तो आपको मैं रिलेशन भी बता देता हूं, कंडक्टर जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज फॉलो ओम्स लॉ, तो कंडक्टर इज ऑलवेज ऑफर रेजिस्टेंस, या लिख देता हूं कंडक्टर offer the resistance to flow
ऑफ करंट, करंट के फ्लो के लिए एक अपोजिशन ऑफर करता है, उस अपोजिशन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो दैट कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। ओबे मीन्स होता है पालन करना, ओम्स लॉ को। तो यहां पर आप कंडक्टर में क्या कर सकते हैं, V बराबर I इंटू आर लगा सकते हैं। और बेटा कंडक्टर में जो करंट होगा वो कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतना ज्यादा करंट, तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। दैट इज कंडक्टर में आप लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर। V क्या है, कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, R क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और I क्या है बेटा, कंडक्टर का करंट। करंट कैरी करने की क्षमता वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मोर कंडक्टिविटी मोर करंट कैरी बाय द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा यहां से हम लिख सकते हैं V बराबर I, R को लिख सकते हैं बेटा L डिवाइडेड बाई सिग्मा A। यहां से जरा करंट को निकालो बेटा, करंट जब आप निकालोगे तो करंट आ जाएगा बेटा सिग्मा A डिवाइडेड बाई L इंटू V। यहां से आप देखेंगे जो करंट कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। करंट इज प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी of the conductor, more current carrying capacity, more current it can be carried. जितना ज्यादा मटेरियल की या फिर कंडक्टर की कंडक्टिविटी हो उतना ज्यादा वो करंट को कैरी करेगा। पंद्रह मिनट कुछ कराना है क्या? 15 मिनट बस, 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन को झेलने की क्षमता। टेंशन क्यों आता है कंडक्टर में? ड्यू टू द सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की वजह से टेंशन आएगा। आइस जमा हो जाएगी तो भी आइस का भी वेट होगा, उसकी वजह से भी टेंशन आएगा। और विंड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से भी टेंशन। कोई भी चीज बंधी है उसमें जब फोर्स लगाएगी विंड तो झूलेगा, झूलने की वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो जो भी टेंशन को झेलने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहां मैं बता रहा हूं नाउ, ये मेरे पास मान लीजिए दो टावर है, दीज आर द टू टावर्स। ये आपका अर्थ है, ये दो टावर है। ये मेरे पास इंसुलेटर लगे हैं और यहां पर मैं कंडक्टर को हैंग कर रखा, लटका रखा है। ये कंडक्टर को मैंने हैंग किया, दिस इज ए कंडक्टर। जब ये कंडक्टर बंधा होगा तो आप देखेंगे कंडक्टर के जो वेट होगा, सेल्फ वेट, वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, आइस की वजह से भी इसमें क्या होगा, सम वेट आएगा, भार आएगा। और जब इसमें वेट आएगा नीचे की तरफ तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा। यहाँ पर ये बंधा है जहां पर, वहां टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन, टेंशन। ये टावर है, टावर 1, और ये है टावर 2। ठीक है, और ये इंसुलेटर है।
इंसुलेटर की हेल्प से हैंग करते हैं कि जिससे कि आपका जो कंडक्टर टावर में करंट फ्लो ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई छू लेगा तो करंट फ्लो करेगा तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द अर्थ। दिस इज अर्थ। तो आप देखेंगे इसका जो वेट होगा, कंडक्टर का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वेट जो होगा कंडक्टर में, जो वेट होता है वो सेल्फ वेट होगा। नेट वेट की बात करो, जो नेट वेट लगता है सेल्फ, सारी पॉसिबिलिटी सेल्फ वेट होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, प्लस अगर मान लीजिए आइस वाइस डिपॉजिट तो आइस लोडिंग विल बी देयर, या फिर आप बोल सकते हैं स्नोफॉल, स्नो बर्फ जमा हो जाएगी। जब आपकी बर्फ गिरेगी तो उसकी वजह से भी वेट नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज, इसको बोल सकते हैं स्नोफॉल की वजह से आइस लोडिंग, स्नो फॉल की वजह से दैट इज आइस लोडिंग। और बेटा जब विंड आपकी चलेगी तो बेटा जब ये तो नीचे लगेगा तो यहाँ टेंशन क्रिएट होगा। यहां पर ये बंधा है ना, वहां पर क्या क्रिएट होगा, टेंशन। टेंशन ऐसे लगेगा, ये टेंशन लगेगा। प्लस और किसकी वजह से टेंशन आ सकता है, वेट की वजह से, हेलो, सेल्फ वेट की वजह से और आइस लोडिंग की, आइस के वेट की वजह से टेंशन। साथ ही साथ विंड चलती है, विंड जब चलती है तो फोर्स एग्जर्ट, उस फोर्स की वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, ये हिलेगा। हेलो, कोई चीज बनी हिलने लगेगी तो भी टेंशन क्रिएट होगा। तो ये जो टेंशन है वो तीन चीजों की वजह से मेनली आपके कंडक्टर में आता है। एक तो सेल्फ वेट, एक आइस लोडिंग, और तीसरा आपके पास होगा विंड लोडिंग। दिस इज विंड लोडिंग, विंड लोड। उसी को विंड की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से भी टेंशन। ये जो टेंशन आया है ये आपका तीन चीजों की वजह से लगता है कंडक्टर में। ये क्रिएट होता है किसकी वजह से, एक तो खुद के वेट की वजह से, आइस की वजह से, और विंड, सारे के सारे पॉसिबिलिटी ले लिए। उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होगा, ये कंडक्टर इस टेंशन को झेलने वाला होना चाहिए। अगर ये टेंशन ज्यादा होगा तो हो सकता है कंडक्टर बीच से ब्रेक कर जाए। अगर टेंशन ज्यादा होगा, इसकी स्ट्रेंथ इस टेंशन को झेलने वाली, तो बीच से क्या कर देगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपका जो कंडक्टर होनी चाहिए उसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस टेंशन को झेलने की क्षमता, या फिर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी। इसको सैग बोलते हैं। ये जो बेटा ऊपर वाले सरफेस से और कंडक्टर के नीचे वाले सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको सैग बोलते हैं। और दो टावर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको स्पैन लेंथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पैन लेंथ। दो टावर के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं स्पैन लेंथ, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा जहां पर कंडक्टर हैंग करता है वहां से कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मैं दिखा भी देता हूं। जहां से कंडक्टर हैंग होता है, जहां से कंडक्टर हैंग होगा और कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट जो होगा, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को सैग बोलते हैं। वी विल डिस्कस सैग। हाईएस्ट पॉइंट और कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, सैग कहलाता है। तो आपका जो कंडक्टर है इस टेंशन को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि तुमने हैंग किया, वेट इतना ज्यादा था कि टेंशन क्रिएट हो, उसकी वजह से बीच से ब्रेक कर गया, पट्ट से चला गया, है ना। समझ रहे हो ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यहां लिख रहा हूं, एक गुड कंडक्टर हैव, यहां भी लिख दो, यहां पर हैव कर लो बेटा जरा, रिक्वायर्ड की जगह हैव कर लो। हेलो, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा था फॉर ए गुड कंडक्टर, या फिर लिखो ए गुड कंडक्टर हैव, ए गुड कंडक्टर हैव, ये वर्ड कर लो। ए गुड कंडक्टर हैव हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहां भी आओ, फिगर को बना लो और लिखो ए गुड कंडक्टर, ए गुड कंडक्टर हैव, रखना चाहिए, हाई
ये टी मतलब है टेंशन, टेंशन क्रिएट होगा। ये टेंशन जनरली जो क्रिएट होता है वो किसकी वजह से? सेल्फ वेट, विंड लोडिंग और आइस लोडिंग की वजह से। ए गुड कंडक्टर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसी को बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई क्या बोलते हैं बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टू विदस्टैंड, टू विदस्टैंड खड़ा हो सके, विदस्टैंड विद मैकेनिकल स्ट्रेस, विदस्टैंड द इस टेंशन को। ये टेंशन मैकेनिकल क्वांटिटी है, मैकेनिकल स्ट्रेस। यहां पर जब वेट होगा तो आपका जो है टेंसाइल फोर्स आएगा, जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। स्ट्रेस मीन्स होता है, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? टेंशन। स्ट्रेस मीन्स होता है कि होता नहीं कि यार मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस मीन्स होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेस ये डेवलप हुआ है, जो टेंशन है ये मैकेनिकल स्ट्रेस है। इस मैकेनिकल स्ट्रेस के साथ ये कंडक्टर विद स्टैंड कर सके, इतनी ज्यादा उसकी टेंसाइल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज विद स्टैंड विद द मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब है टेंशन से। होता है ना जब शादी हो जाती है तो स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन दे देती है वाइफ। वही चीज है कि जब सेल्फ वेट होगा, टांगोगे तो वेट और विंड लोडिंग इसकी वजह से उसमें टेंशन क्रिएट और मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाएगा। तो उस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को झेलने वाली इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस कंडक्टर की इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो है मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर टेंशन को झेल सके। नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए एक अच्छे कंडक्टर की? कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए कि कम? कम होनी चाहिए। वेट कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए क्या? भैया जितना भारी होगा उतनी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हल्का होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान रहे, ठीक है। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का उठाना चढ़ाना पड़ेगा तो हल्का भी होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन आसानी से बेंड हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भैया पत्थर की तरह रिजिड है और तुम जो है उठाने चले तो पट्ट से टूट गया बीच से। जैसे खड़िया होती है ना, रिजिड होती है, ऐसे दबाव, ऐसे अगर दबाव तो टूट जाएगी, है ना। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कंडक्टर जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना आसानी से मुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज ए गुड कंडक्टर, a good conductor is having low cost, comma low weight and easy to transport. इजी टू ट्रांसपोर्ट। चौथा, एक अच्छे कंडक्टर में जो कोरोना पावर लॉस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। कोरोना मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट जो कोरोना की वजह से, अगर कोरोना आपके कंडक्टर में होगा तो उसकी वजह से पावर में लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं होना चाहिए। तो कोरोना पावर लॉस कम से कम होना चाहिए। ए गुड कंडक्टर इज हैविंग लेस कोरोना पावर लॉस, ठीक है। ये जो अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये कंडक्टर वाला कोरोना है, ठीक है। उस वाले की वजह से जीवन में लॉस हो जाता है, इसकी वजह से पावर में लॉस हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, टेम्परेचर का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। हेलो,
एक अच्छे कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्सपेंड हो जाएगा तो लटक जाएगा, क्लियरेंस कम हो जाएगा, तो उससे जो है हजार्ड या फिर दुर्घटना होने के चांस ज्यादा। अगर ये सिंक हो जाएगा, इसको बांधा है, अगर ये सिकुड़ जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा तो ब्रेक होने का चांस क्या होगा, ज्यादा। तो एक अच्छे कंडक्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में एक्सपेंड नहीं होना चाहिए और लो टेम्परेचर में आपका कंप्रेस नहीं हो, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लिखिए, फॉर ए गुड कंडक्टर, a good conductor, a good conductor is having low coefficient of expansion and compression means होता है दबना, सिकुड़ना, compression ड्यू टू, ये किसकी वजह होगा, टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से एक अच्छे कंडक्टर को ना तो ज्यादा सिकुड़ना चाहिए, ना ही आपका ज्यादा एक्सपेंड होना चाहिए, दैट इज लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होनी चाहिए। एक अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टियां लिखाई हैं। अब हम देखने वाले दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, कॉपर का और एल्यूमिनियम। तो कॉपर के कंडक्टर और एल्यूमिनियम के कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, कंपैरिजन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखे कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाएगा, कहां पर आपका जो है एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज किया जाएगा, किसका साइज बड़ा होता है, किसका एरिया बड़ा होता है, किसका एरिया छोटा होता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो लिखिए कंपैरिजन बिटवीन कॉपर कंडक्टर कॉपर कंडक्टर को जनरली मैं इस तरह लिख दूंगा, सीयू कंडक्टर, एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर, दैट इज शॉर्ट में हम इसको लिख दिया करेंगे एल कंडक्टर। तो इस हेडिंग को कल स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 3 बजे मिलेंगे, पावर सिस्टम में फायरिंग सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग खाना वाना बना लीजिए, खा लीजिए। चलो, thank you very much and stay connected with the engineers.